नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा मैं आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री। इसका सैंपल पेपर करने जा रहे हैं और चीजों को बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। सैंपल पेपर आप लोग के लिए करना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि सबसे पहले बात, सैंपल पेपर आपको आइडिया देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता है कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्हीं क्वेश्चनों में से बहुत से क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपकी एक प्रैक्टिस हो पाती है कि हाँ, 3 घंटे का पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं। और ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया एक पेपर होता है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए करना। ठीक है, ये कोई टीचर, हम जैसे जो यूट्यूबर हो गए या जो हम इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, उन जैसे टीचरों के द्वारा ये सैंपल पेपर तैयार नहीं किया गया है, बल्कि सीबीएसई ने इस चीज को जारी किया है। इसका मतलब ये है कि सीबीएसई आपसे प्रैक्टिस करवाना चाहता है कि हाँ, ये चीज करो। ठीक है, बाकी हमारे द्वारा जो सैंपल पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है, उन सैंपल पेपरों को भी आप कर लेना, तो इससे ये बेनिफिट आपको हो जाएगा कि आपको क्वेश्चंस जो है ना वैसे वाले पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ 3-4 सैंपल पेपर भी आप इजीली कर लोगे तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं 80 नंबर का ये आपका हो गया मैक्सिमम मार्क्स। इसके साथ साथ 3 घंटा आपको मिलता है। सामान्य निर्देश आप खुद पढ़ लेना, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि इसमें 21 जो क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स के हैं। और इसके साथ साथ 3-3 नंबर वाले अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। और इसके साथ साथ, ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इसके साथ साथ अगर बात किया जाए 8-8 नंबर के क्वेश्चन आपको 3 देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से आपका करना है 60 और 80 वर्डों में 3 नंबर के क्वेश्चन को करना है। 300 से लेकर 350 वर्डों में आपका 8 नंबर का क्वेश्चन करना है। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी। इसमें बहुत ही यूनिक यूनिक से क्वेश्चन आप देखोगे। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपको नजर आएंगे जो क्वेश्चन आपने शायद पहले देखा भी नहीं हो, और ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको बिल्कुल ही आसान लगता होगा। ठीक है, तो दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। बशर्ते बात इतनी है कि जो बच्चे ने पढ़ा है उसको इजीली समझ में आएगा, जो बच्चे ने नहीं पढ़ा है उसको इजीली समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि क्या लिखा है, खिलाफत आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी, यानी कि खिलाफत आंदोलन जो थी वो अपनी क्या मांग कर रही, तो क्या मांग कर रही थी, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग, या फिर भारत के लिए स्वशासन की मांग कर रही थी, या फिर तुर्की के खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रही थी। इसके अलावा लास्ट क्या लिखा हुआ है कि इस्लाम के रूढ़िवादी संस्कृति का पुनर्स्थापन करना चाहते। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तुर्की के खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रही थी। यहाँ पे गो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको इसका आंसर पहले ही पता लग जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। तो ऐसा रहेगा, आपकी एक प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे ने 1857 के विद्रोह के प्रसार में मदद नहीं की, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उनमें इन जो 4 कारण लिखे हुए हैं, इन कारणों में से कौन सा हेल्प नहीं किया। तो जैसा कि हमें पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कारतूस था, कारतूस का जो मुद्दा उठाया गया था ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। इसके अलावा जो अंग्रेज थे वो ईसाई धर्म अपनाने के लिए बार बार बातें करते हैं, यानी कि परिवर्तित कर रहे थे, तो ये भी सही है। आटे में हड्डी का चूरा, ये भी कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति को भड़काने में कारगर रहा। लेकिन देखा जाए तो हिंदी महिलाओं की अपमान, ये जो कारण था ये कारण नहीं था। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन में जो घ पॉइंट है, घ पॉइंट राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि 1857 की क्रांति को बढ़ावा दिए, बट हमसे क्या पूछा है कि जो बढ़ावा नहीं दिया, जो मदद नहीं किया। तो कौन सा मदद नहीं किया था, घ पॉइंट मदद नहीं किया था, है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हर आपके सब्जेक्ट का सैंपल पेपर आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करते जाइए। डे बाय डे आपको सारी चीजें मिलती चली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध योद्धा था। तो सातवाहन वंश का जो सबसे प्रसिद्ध योद्धा की अगर मैं बात करूं तो यज्ञश्री सातकर्णी ये नहीं थे, सुमुख सातकर्णी नहीं, गोमती पुत्र का जिक्र किया गया है आपके चैप्टर्स में। तो इस वजह से यहाँ पे सी पॉइंट यानी कि ग नंबर सही हो जाएगा। आगे ये एक प्रकार का चित्र दिया हुआ है जिससे आपको देखने से लग रहा होगा कि ये बाण रखा हुआ है और साथ ही साथ एक योद्धा है जो कि तीर धनुष से किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो इस तरीके की चीजें हैं, आप इसको देखिए और देखने के बाद जो आंसर लिखा हुआ है उसको पढ़िए। क्या लिखा है कि चित्र की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए, यानी कि जो ये चित्र है ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। एक सातवाहन शासक की मूर्ति दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं। कलिंग युद्ध करता हुआ अशोक दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तीर धनुष से थोड़ी ना युद्ध करता था अशोक। ठीक है, महाभारत के एक दृश्य को दर्शाती हुई मूर्ति मृड मूर्ति है, बिल्कुल सही बात है, महाभारत ही है। महाभारत में जैसे अर्जुन का एक जिक्र किया गया है, ठीक है, एक योद्धा के तौर पर दिखाया गया है, तो यहाँ पे ग पॉइंट राइट हो जाएगा। और अर्जुन को ज्ञान देते हुए कृष्ण, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तीर धनुष लेके वो खड़े हैं तो ज्ञान तो ले ही नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि महाभारत में जब कृष्ण भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, गीता का उपदेश दे रहे थे, तो अर्जुन हाथ जोड़ कर खड़े थे, ठीक है, ना कि तीर लेके। तो इस वजह से यहाँ पे ग पॉइंट राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं।
अगला लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए है वैसे तो, ठीक है। तो दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए तो ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा है? अशोक ने अपनी यात्रा यात्रा की याद में, यानी कि अशोक जब यात्रा कर रहा था तो अपनी यात्रा के याद में इसने एक स्तंभ का निर्माण कराया। तो वो स्तंभ कौन था? वो स्तंभ था लुम्बिनी था। क्या था वो स्तंभ? लुम्बिनी था, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो 4 जगह है जैसे सारनाथ, सांची, बोध गया, लुम्बिनी, ठीक है, इसमें से सांची को अगर हटा दिया जाए, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि जो बुद्ध भगवान ने सारनाथ में क्या किया था, बोध गया में क्या हुआ था बुद्ध भगवान के साथ, इसका लुम्बिनी में क्या हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, जैसे बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध भगवान ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, और इसके अलावा उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उनको निर्वाण कहाँ हुआ था, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इसलिए आपको कमेंट सेक्शन में मैं बोल रहा हूँ बताने के लिए, ठीक है। आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन क्या है? तो क्या लिखा है? इसका सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र था, बिल्कुल ही सही है। बस्ती 2 भागों में बटी हुई थी, द्वीप था निचला शहर। जल निकासी प्रणाली अनियोजित थी, बिल्कुल गलत है। नियोजित थी, ये बात सही है, लेकिन अनियोजित थी, ये गलत है। सड़कों को ग्रिड पद्धति में नहीं बनाया गया था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सड़कों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। तो ऊपर के 2 पॉइंट सही है, तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही है, यानी कि यहाँ पे ख पॉइंट राइट है। जैसे ये जैसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजीली है जो को आपको देखते के साथ ही पता लग जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है? वही है, संकल्पना दिया गया है और एक तरीके से कारण दिया गया है, उसी को हमें बताना है। तो क्या लिखा है? अशोक ने प्रजा एवं अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए अपना संदेश शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया था। यानी कि देखा जाए तो अशोक जो था, अशोक ने अपनी प्रजा एवं अधिकारियों तक पहुंचने के लिए अपना संदेश शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया था। अच्छा, वह यह चाहता था कि लोग यह जाने कि उन्हें किस धम्म का पालन करना चाहिए। नहीं, किस धम्म का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि वो ये चाहता था कि जो उसने संदेश लिखवाया है, जो धम्म के निर्देश लिखवाए हैं, वो सब पालन करें, है ना। तो इस तरीके से वो ये चाहता था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पॉइंट सही है। ए पॉइंट सही है, मतलब संकल्पना सही है, लेकिन कारण गलत है, इस वजह से यहाँ पे ग पॉइंट राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दी गई जानकारियों के आधार पर शिल्प केंद्र की पहचान कीजिए। तो शिल्प केंद्र दोनों समुद्र तट की समीप थे, यानी कि जो शिल्प केंद्रों में अगर देखा जाए चौंदड़ो या मोहनजोदड़ो, इसमें से सबसे पहले शिल्प केंद्र हमें बताना है। और ऐसे कौन से केंद्र है जो कि समुद्र तट पे स्थित थे, और दूसरा ये चीज कि ये शंख से बनी हुई वस्तुओं के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे। तो कौन से 2 थे? तो ये जो थे आपके अगर देखा जाए तो नागेश्वर और बालाकोट, यानी कि ख पॉइंट राइट हो जाएगा। नागेश्वर और बालाकोट समुद्र तट पे भी स्थित थे और साथ ही साथ शंख बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट थे। आगे, किताबुल हिंद पुस्तक की रचना किसने की? किताबुल हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हमें पता है कि जो किताबुल हिंद जो पुस्तक थी वो अलबरूनी ने लिखा था, ठीक है। अलबरूनी ने लिखा था, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि इब्न बतूता की पुस्तक क्या थी और फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक क्या थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि सही कथन कौन सा है। तो क्या क्या लिखा हुआ है जल्दी से हम देख लेते हैं। क्या लिखा है? प्रारंभ में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अच्छा, आगे, चंद्रगुप्त मगध की प्रारंभिक राजाओं में से एक था जिसने 600 ईसा पूर्व में शासन किया। अच्छा, ये भी गलत है, ठीक है। आगे, अगला क्या लिखा है? 6ठी शताब्दी में मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। ये बिल्कुल सही है। मौर्य वंश का संस्थापक अशोक था, बिल्कुल गलत है, यानी कि यहाँ पे ग पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 11वां। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं दिए गए विकल्पों में से उन स्थान की पहचान कीजिए जहां पर दरगाह मौजूद है। यानी कि किस जगह पर मौजूद है दरगाह, कौन सा दरगाह? जहां पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। दूसरा, अकबर ने किस स्थान की बार बार यात्रा की थी। तो जिस टाइम पे आप पढ़ रहे थे, जिस टाइम पे मैंने चैप्टर पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अकबर ने एक दरगाह की यात्रा ज्यादा की थी, और वो जो दरगाह थी वो थी अजमेर की दरगाह। तो ये दूसरे पॉइंट्स आए, आपको देखने से पता लग जाएगा कि ग पॉइंट इसमें भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला लिखा है 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध के छिड़ने के पश्चात ब्रिटेन के कारखानों के लिए कपास स्रोत क्या था? तो क्या कपास स्रोत था? तो जब अगर देखा जाए तो अमेरिका से जब अमेरिका में जब गृह युद्ध हो गया था, तो उस टाइम पे ब्रिटेन को अमेरिका से तो मिल नहीं पा रहा था, ठीक है। तो अब उसने कपास के लिए किस पे निर्भर होना पड़ा? तो भारत पर निर्भर होना पड़ा, और फिर भारत के किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर मिला, ज्यादा से ज्यादा मतलब पैसा मिला एक तरीके से, ठीक है। और इसके वजह से उन्होंने क्या किया? प्रोडक्शन किया, कपास को धीरे धीरे सप्लाई किया। आगे चल के क्या हुआ, स्टोरी आपको याद आ ही रही होगी। आगे चल के क्या हुआ कि अमेरिका का जब गृह युद्ध खत्म हुआ, तो उसके बाद भारत के जितने भी किसान थे, उनको मजबूरन
कारण अपने कपास को कम रेट में बेचना पड़ गया और यही कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ गई किसानों के लिए। ठीक है, तो ये चीजें थी। आगे समझते हैं, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए, यानी कि सूची का हमें मिलान करना है और चीजों को समझना है। तो इसमें देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपको एक का तो आना ही चाहिए। जैसे सपोज करते हैं किसी एक का अगर आप लोगे तो फ्रांसीसी अगर बुकानंद देखा जाए तो क्या था, बुकानंद एक प्रकार का पर्यवेक्षक था, मतलब एक तरीके से वो आया था यहाँ पे घूमने के लिए, सारी चीजों को देखने के लिए। ठीक है, तो उसने विवरण लिखा था। ठीक है, तो फ्रांसीसी बुकानंद का मैच इससे हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए ई का पहला हो गया, ई का अगर ई में देखा जाए तो पहला 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 दो दो दे रखा है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी आपको एक और बताना पड़ेगा तभी जाके मैच हो पाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो लॉर्ड कार्नवालिस जो थे, लॉर्ड कार्नवालिस, ये कहीं ना कहीं बंगाल के जनरल थे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका हो जाएगा सी। तो अब देखिए अ का क्या हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, लेकिन फिर देखा जाए तो अ का तीसरा इसमें भी है, दोनों में एक सेम कॉमन पॉइंट मिल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ डेविड रिकॉर्ड जो थे, डेविड रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो ये थे एक प्रकार के अर्थशास्त्री थे, यानी कि ई का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो ई का क्या हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, ई का जब दूसरा हो जाएगा इस तरीके से गो ऑप्शन इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, गो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको मैचिंग कर करके खुद ही सोचना पड़ेगा कि क्या है। आगे, बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जो बिहार से जो नेतृत्व करते रहे थे वो कर रहे थे कुंवर सिंह कर रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर बार बार ग पे ही राइट हो रहा है, तो पेपर में हम जब नहीं आता है तो सिर्फ ग लगा दें। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर समय ग ग आ रहा है तो इसका मतलब ग ही सही हो एनी टाइम। ठीक है, तो ये भी चीज थोड़ा सा समझ के रखना। आगे, मुगल शासन में मुगल शासन में या फिर मुगल शासन के द्वारा भू राजस्व के इंतजाम में निर्धारित रकम को क्या कहते थे, जबकि वसूली को क्या कहते थे। यानी कि रकम को क्या करते थे और वसूली को क्या करते थे। तो रकम को कहते थे जमा, और जब वसूली कर लेते थे इसका मतलब उन्होंने क्या कर लिया, हासिल। तो इस वजह से ख पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे, इसमें देखिए हाफ, अगर आपने इसको बताया तो इसका हाफ नंबर मिलेगा, इसको बताया तो आपको यहाँ पे हाफ नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और विजयनगर की किलेबंदी को प्रभावित किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रज्जाक ने किया था। ठीक है, क्योंकि इसने ही किलेबंदी के बारे में लिखा था। ठीक है, आगे, अबुल फजल किस मुगल बादशाह का दरबारी या इतिहासकार था। अबुल फजल किसका था, तो ये था अकबर का। तो ख पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। विजयनगर शासकों के द्वारा दशहरे का त्योहार काफी धूमधाम का एक प्रतिष्ठा से मनाया जाता था। कहाँ मनाया जाता था, महानवमी डिब्बा में मनाया जाता था। तो घ पॉइंट हो जाएगा। आगे, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को परिभाषित करने का कार्य कठिन क्यों था, और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। क्यों कठिन था, अधिकारों को लेकर अलग अलग समूहों की अलग अलग मांगे थे। बिल्कुल, कई सारे लोग जो थे वो कह रहे थे कि अल्पसंख्यक कौन है, जो गरीब है वो अल्पसंख्यक है। कुछ कहते थे नहीं, अल्पसंख्यक वो लोग हैं जिनकी जनसंख्या कम है, मतलब जिनकी जनसंख्या कम है वो अल्पसंख्यक है। कुछ लोग ये कहते थे कि अगर जिनकी जाति या जिनके जो धर्म वाले कम है, ठीक है, धर्मों के हिसाब से देखा जाए जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड थी, तो इसी वजह से ये चीजें थी। तो यहाँ पे क पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर व्यक्ति की पहचान कीजिए। तो व्यक्ति की पहचान की करना है तो सबसे पहले 4 पॉइंट पढ़ना है और पढ़ने के बाद बताना है। क्या लिखा है, उसका जन्म तंजियर के एक अति प्रभावशाली शिक्षित परिवार में हुआ था। उसके अनुसार यात्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभव प्राप्त पुस्तकों को प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा अधिक होती थी। यानी कि उसके अनुसार अगर देखा जाए वो व्यक्ति जो कि यात्रा पर ज्यादा ध्यान रखता था और उससे जो अनुभव मिलता था वो मानता था कि किताबों में जो अब अनुभव मिल रहा है उससे कहीं अधिक है। उसने मध्य पूर्व एवं पूर्वी अफ्रीका के कुछ बंदरगाहों की यात्रा की और उसने रेहला नामक पुस्तक लिखी। तो यहाँ पे रेहला किसने लिखी थी, इब्न बतूता ने लिखी थी। तो क पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 21वां देख लेते हैं, किस सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी ने फसल खराब होने की स्थिति में किसानों के लिए कर माफी की मांग की थी। तो किस टाइम पे हुआ था, क्या रोलेट एक्ट में हुआ था, बिल्कुल नहीं। नमक यात्रा और खेड़ा यात्रा एक प्रकार का क्या है, ये दोनों नमक यात्रा से ही रिलेटेड है। रोलेट एक्ट या रोलेट सत्याग्रह क्या था, ये काला कानून के खिलाफ चलाया गया था। तो बचा कौन, चंपारण सत्याग्रह, यानी कि ख पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, फसल खराब हो गई थी इसके लिए किसानों की मदद करने गए थे ये महात्मा गांधी। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से एमसीक्यू का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी इसमें हम बात करेंगे इनकी जो बड़े बड़े जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है और जो इससे बड़े क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं पैसेज वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, पैसेज और मैप वाले को। बाकी क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। तो क्या लिखा है, खंड घ, इसमें क्या लिखा हुआ है,
31वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक बात बताई गई है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, चीजों को समझना। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, जिस तरीके से बुद्ध भगवान को उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया है, इकट्ठा किया है, उसी प्रकार से महावीर के जो शिष्य थे इन्होंने भी किया है। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ में लिखा गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने की समझा रही है। यानी कि एक कमलावती नामक एक महारानी जो थी, उसने अपने पति को संन्यास लेने की बात कर रही है। क्या कह रही है? उसने अपने पति को कहा कि अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं, तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा। ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आप एक महाराजा हैं, इसके बावजूद अगर मैं आपको कहूं कि संपूर्ण विश्व की जितनी भी खजाने हैं सब आपका हो जाए, इसके बावजूद भी आपको संतोष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। आगे, न ही सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा, यानी कि मरने से भी नहीं बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन रक्षा करेगा? धर्म आपकी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजड़े से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भावना से, बिना लाभ कमाने से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। यानी कि एक तरीके से साध्वी बन के रहूंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं। यानी कि जिस तरह देखा जाए, लोग सुख की उपभोग को त्याग करके वायु की तरह भ्रमण करते हैं, मतलब जैसे हवा इधर से उधर आती जाती रहती है, वैसे वो भी आते जाते रहते हैं। जहां मन करे स्वतंत्र उड़ते रहते हैं, पक्षियों की तरह इधर उधर आते जाते रहते हैं। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हम घर परिवार से या इन सब चीजों से विरक्त हो जाएंगे या फिर मोह माया छोड़ देंगे। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रियों सुखों से नाता तोड़ो और निष्काम परिगृह बनो। तत्पश्चात तजमय को घोर तपस्या करो। यानी कि घोर तपस्या करके आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो। तो ये एक जो वो है कमलावती नामक जो स्त्री है, वो अपने पति को बता रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस लिखे गए हैं। क्या लिखे गए? उस व्यक्ति की पहचान की है जिसने राजा को संन्यास लेने की समझ की। किसने दी? उनका नाम लिख देना है, कमलावती करके नाम है, उनका लिख देना है। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। कथन से धर्म का क्या अर्थ है एवं अनुयायी के द्वारा उसकी शिक्षाओं का अनुसरण किया जा रहा है। यानी कि धर्म का अर्थ है सत्य से, और अनुयायियों द्वारा किसकी शिक्षा का अनुसरण किया जा रहा है? महावीर की शिक्षा का अनुसरण किया जा रहा है। आगे, स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह तरह जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये बताना ये चाहती हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है, वो जैसे हवा इधर से उधर बिना किसी रोक टोक के आती जाती रहती है, उसी प्रकार से इंसान भी एकदम फ्री हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा चीजों से। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो अपना पैसेज है वो है करई के काल अम्मैयार की एक प्रकार की कविता है, जहाँ वे स्वयं को वर्णन कर रही हैं। तो इसको आपको एक बार पढ़ना है, फिर इसके बाद आंसर देना है। जैसे क्या है? करई का काल अम्मैयार के द्वारा सौंदर्य को किस प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो करई का काल अम्मैयार अपने आप को जिक्र कर रही है कि एक प्रकार से वो वन में है। कौन से वन में? अ, अलंग कटु वन में है वो, और उस तरीके से वो बहुत ही भयानक दिख रही है। तो क्या लिखा है? करई का काल अम्मैयार के द्वारा सौंदर्य को राक्षसी के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगला क्या लिखा है कि फूली हुई नाड़ियों वाली बाहर निकली आंखें, सफेद दांत, भीतर धसा अधर, लाल केस, आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है। दिए गए पद्यांश में कवि की स्थिति क्या है? तो वो इस तरीके से बताना चाहती हैं कि भगवान शिव की भक्ति में वो एक तरीके से पागलों की तरह इधर उधर घूम रही हैं, लीन हो गई हैं और चीखती और चिल्ला रही हैं। और ये जो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे फूली हुई नाड़ी हो गई, बाहर निकली आंखें, ये सारी चीज वो उनकी बनावट कुछ इस तरीके से हो गई है ना? इस तरीके से वो पागल हो गई कि उनको इस तरीके से चीजें हो रही हैं। आगे, उनके जटाजूट आठों ओर बिखरे जाते हैं, उनके अंग शांत हैं, पद्यांश की परख कीजिए। तो इसमें उन्होंने भगवान शंकर की बातें की है कि जब भगवान शंकर तांडव करते हैं, तो उनके जो जटा होते हैं वो आठों दिशाओं में बिखर जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये वाक्यांश भगवान शिव को अलंकटु में नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जहाँ नृत्य करते हुए उनके उलझे हुए बाल आठों दिशाओं में फैले हुए हैं एवं उनके अंग स्वतंत्र रूप में हवा में घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि अगला पैसेज के निम्नलिखित स्रोत में ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात लिखी गई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा कि हम पृथक निर्वाचन जो मंडल है एक तरीके से कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चुनाव कराना, ये चीज नहीं हम चाहते हैं। तो उसी के बारे में चीजें लिखी गई हैं। तो क्या लिखा है, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। क्या बो गए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वही बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल का शासन जो अंग्रेज ने लगाए थे और इस तरीके से वो शासन कर रहे थे, वो शासन प्रणाली हमें नहीं अपनाना है, हमें सबको एकजुट होकर रहना है ना। तो इसी के बारे में उन्होंने बताया है और उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल का बहुत ज्यादा विरोध किया था। तो अब क्वेश्चन क्या लिखा है कि वे अपनी विरासत छोड़ गए हैं, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो कौन अपनी विरासत छोड़ गया है, अंग्रेज अपनी विरासत छोड़ गए हैं। तो अंग्रेज था ब्रिटिश, वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए हैं, कथन से क्या अभिप्राय है। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय एकजुट हो, इसलिए उन्होंने अपने आ, आसान प्रशासन के लिए फूट डालो तथा राज करो की नीति अपनाई थी। उन्होंने समाज को विभाजित कर दिया था, जिससे लोगों एवं पूरे राष्ट्र के जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया था, इसलिए उससे बाहर निकलने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के बारे में ये बताया है कि वो अपनी जो विरासत छोड़ गए हैं हमें उस चीज को नहीं अपनाना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भाषण में बलपूर्वक दिए गए संदेश की पहचान कीजिए। वो बस यही चाहते हैं कि फूट डालो जो शासन करो के नीचे जो लगा के गए हैं, हमें उस चीज को नहीं अपनाना है। ठीक है, तो वही चीजें हैं। आगे अब इसके बाद अपने मैप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैप वाले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया, एक 3 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे मैप में हमें ये भरना है कालीबंगन, सांची, आगरा, सांची और अजंता में से हमें एक ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले ये 3 तो ये हो गए और 2 जो ऑलरेडी उसमें दे रखे हैं उनको हमें क्या है इंगित करना है। तो समझना है क्या लिखा है, अमृतसर और चंपारण, 2 ये जगह और है, इसको हमें पहचान के लिखना है। तो हमें देखना है तो 2 जगह कौन कौन से थे। एक तो था अमृतसर, यहाँ पे ऐसे करके टिक लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको आपको भर देना अमृतसर, ये तो मैंने सॉल्व हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे अमृतसर। और चंपारण कहाँ है, बिहार में, तो ये हो गया चंपारण। ठीक है, इसके अलावा 2 चीज, कालीबंगा, ये नीचे आपका मध्य प्रदेश में सांची पड़ जाता है, आगरा आपका ये पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके साथ साथ अजंता अगर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र में पड़ जाता है। तो कुछ ऐसे जो हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 जगह आपको बताया है, जिसमें से ही आपके मैप के क्वेश्चन आते हैं। और ये सारी चीजें जो कालीबंगन, अमृतसर, चंपारण, आगरा, सांची, अजंता सब ढूंढोगे सब मिल जाएगा उस वीडियो में, क्योंकि मैंने उसको एकदम 10 ईयर्स को देख कर कि सारी चीज कब कब कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से मैंने बनाया है। तो आप सबके लिए बेनिफिट है, आप जाके उस चीज को देखिएगा। ठीक है, आई होप सो आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। और बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए जो है वीडियो नेक्स्ट मैं बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।